हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन योर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिविल बडी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने सोम के क्वेश्चन करने स्टार्ट करे थे, जिसमें हमने शुरू के 60 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। तो अ बीम ऑफ द स्क्वायर क्रॉस सेक्शन विद द साइड्स 100 mm is placed with one diagonal vertical. If the shear force acting on the section is 10 kN, then the maximum shear stress is. तो इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि एक स्क्वायर बीम है जिसको हमने कैसे रख दिया है, डायगनली रख दिया है। सिंस जैसे कि मानो ये अपने पास एक स्क्वायर बीम, ठीक है, जिसकी साइड क्या है 100 mm। तो अब अपन इसको जैसे ऐसे रख देंगे, डायगनली रख देंगे, तो इसका क्या मिला हमें, ये वाला डायगनल के मिल गए कितना 100√2, ठीक है। और इसका क्या होगा, इसकी हाइट क्या होगी 100√2/2, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, हमें अब इसका शेयर फोर्स मतलब शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पता है, कुछ ऐसा बनता है जिसमें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इस पॉइंट पे आता है, जो कि किस डिस्टेंस का है, h/4 डिस्टेंस पे अकर होता है, और h इसकी पूरी हाइट होती है, ये वाली हाइट, ठीक है। तो अपन को निकालना है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू अपन को ऑलरेडी पता है कितनी होती है, 9/8 टाउ एवरेज। तो 9/8 लिखा, ठीक है। शेयर फोर्स ऑलरेडी दे रखा है, कितना दे रखा है 100 kN, 10 kN सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 10 kN दे रखा है, तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। डिवाइडेड बाय, अब उसका क्या लिखना है 9/8 इंटू शेयर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। तो एरिया क्या हुआ अपने पास, बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो उसका मैंने क्या कर दिया इसका, ठीक है। तो हाफ का ऊपर 2 आ गया, ठीक है। बेस अपने पास 100√2 एंड हाइट क्या बता दिया मैंने 100√2/2 आ गया, ठीक है। ये अपने पास आ गया, इंटू 2 हो गया। तो अपने पास आंसर क्या आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ गया 1.125। तो अपने पास इसका आंसर ए हो गया, बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ प्रिज्मेटिक बार व्हेन सब्जेक्टेड टू द प्योर बेंडिंग अज्यूम द शेप ऑफ, ठीक है। जैसे कि ये बोल रहा है एक प्रिज्मेटिक बार, ठीक है। ये एक बार है जो कि प्रिज्मेटिक है। प्रिज्मेटिक का मतलब समझे कि उसकी लेंथ के साथ उसके डायमेंशन चेंज नहीं होंगे। तो उस वाले प्रिज्मेटिक बार पे अगर प्योर बेंडिंग आती है, ठीक है, मतलब दोबारा बताती हूँ कि इस बार को अगर मैं बेंडिंग करती हूँ, इस मोमेंट लगाया, तो ये कुछ ऐसी शेप अकर करेगा, ठीक है, जो कि क्या मानी जाती है, ये एक आर्क ऑफ द सर्किल होती है। तभी तो अपन प्योर बेंडिंग का फॉर्मूला लगाते हैं, जहाँ पे अपने पास ये आर क्या होता है, अपने पास रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, राइट। तो अपना आंसर क्या हुआ, अपना आंसर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बीम ऑफ अ ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन इज प्लेस्ड विद इट्स बेस वर्टिकल, द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इंटेंसिटी इन द सेक्शन विल बी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अपने पास ये एक ट्राइंगल सेक्शन की, क्रॉस सेक्शन की एक बीम है, ठीक है। अब उसका बेस का क्या मैंने बता दिया, हॉरिजॉन्टल लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक न्यूट्रल एक्सिस आ गई, ठीक है। यहाँ पे इसका जो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ऐसा होता है। तो ये जो पॉइंट होता है ना, यहाँ पे अपने पास मिलती है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 टाइम एवरेज शेयर स्ट्रेस मिलता है, और जो न्यूट्रल एक्सिस पे मिलता है ना, वो अपने पास मिलता है 1.33। तो अपने पास वो पूछ रहा है मैक्सिमम कहाँ आकर होगा, तो मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आकर होगा, तो फिर अबव द न्यूट्रल एक्सिस। तो आंसर अपने पास सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बीम ऑफ आई सेक्शन 600 mm deep and 200 mm wide has flange 25 mm thick and web 20 mm wide. If the shear stress in the web at the section of the flange and web is Q, then the shear stress in the flange at the section is, ठीक है। तो हमें ऐसा कुछ सेक्शन दे रखा है, ठीक है, जिसमें इस चीज़ को क्या बोलते हैं, फ्लेंज बोलते हैं, और इस चीज़ को वेब बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसके डायमेंशंस क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखे हैं, ये 200 mm, ये 25 mm, ये 20 mm एंड दिस ओवरऑल हाइट इज 600 mm, ठीक है। तो इसका हमें शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पता है, कुछ ऐसे आता है, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है, क्या होती है, टाउ इज इक्वल्स टू एफ ए वाई बार डिवाइडेड बाय आई बी। तो इस इक्वेशन से हमें ये पता पड़ गया कि शेयर स्ट्रेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रेथ,
ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि shear stress at web कितना होगा, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। द shear stress in the flange of the junction is, ठीक है, तो फिर इसमें क्या निकाल दिया अपन ने, फ्लेंज पे shear stress पूछ रहा है और वेब पे उसने दे रखा है, तो इसका मतलब वेब की वृत्त मैंने यहाँ पे लिख दी कितनी 20 mm और फ्लेंज की वृत्त मैंने लिख दी 200 mm, ठीक है। तो जब इसका एवरेज निकाला और इसकी वैल्यू जो टाउ क्यू की वैल्यू हमें ऑलरेडी क्यू दे रखी है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास shear stress इन द फ्लेंज आएगा 0.1 क्यू। तो अपना आंसर क्या हुआ, अपना आंसर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A beam of a uniform strength has at every cross section same, ठीक है, मतलब अगर यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बीम, एक ऐसी बीम है जिसके पास यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है, तो इसका मतलब क्या है, उस पे हर पॉइंट पे उसका बेंडिंग स्ट्रेस क्या है, सेम है। दैट मीन्स अपना आंसर बी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द shear सेंटर इन द चैनल सेक्शन शोन इन द फिगर विल बी एट, ठीक है। shear सेंटर क्या होता है, अपने पास एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे अपन लोडिंग लगाएंगे तो देयर विल बी नो टॉर्जन और देयर विल बी नो ट्विस्टिंग, ठीक है। तो अब अपने पास सिमेट्रिक सेक्शन अगर होगा तो उस पर shear सेंटर एट द जंक्शन पे मिलेगा, लेकिन सिंस ये सेक्शन क्या है, इस चैनल सेक्शन में अपने पास shear सेंटर यहाँ पे बी पॉइंट पे मिलता है, तो अपना आंसर बी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फॉर नो टॉर्जन द प्लेन ऑफ अ बेंडिंग शुड बी, अभी बताया, कहाँ पे बताया कि अगर नो टॉर्जन और नो ट्विस्टिंग चाहिए तो जो प्लेन ऑफ बेंडिंग या फिर जो लोड की एक्सिस है वो कहाँ से पास होनी चाहिए, वो shear सेंटर से पास होनी चाहिए। तो अपना आंसर क्या हुआ, अपना आंसर द पास थ्रू द shear सेंटर ऑफ द सेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द टू बीम, वन ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड द अदर ऑफ द स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हैव द इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इफ सब्जेक्टेड टू द बेंडिंग, ठीक है, सही है। तो अपने पास इस क्वेश्चन में क्या किया जाता है, जब अपन बेंडिंग की बात करेंगे तो अपने पास सेक्शन कौन सा इकोनॉमिकल होगा, अपने पास स्क्वायर सेक्शन इकोनॉमिकल होगा। जब मैं शेयर की बात करूंगी तो मेरा सेक्शन कौन सा इकोनॉमिकल होगा, मेरा सर्कुलर सेक्शन इकोनॉमिकल होगा। सिंस यहाँ पे बेंडिंग की बात करी जा रही है तो अपना आंसर क्या हुआ, स्क्वायर सेक्शन विल बी इकोनॉमिकल, तो अपना आंसर बी हुआ। Now the portion which should be removed from top and the bottom of a circular cross section of a diameter d in order to obtain the maximum section modulus is, ठीक है। तो ये एक तरीके का कंसेप्ट मान लो या कुछ भी मान लो, ये हमें याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि अगर ये सर्कुलर बीम है, इसमें अगर मैं टॉप और बॉटम में से कुछ सेक्शन रिमूव कर देता हूँ, क्या कर देती हूँ, तो मुझे स्ट्रेंथ तो उतनी ही रहनी चाहिए और लेकिन मेरा मटेरियल एट द सेम टाइम सेफ हो जाएगा। तो वो बोलता है, ठीक है, तो इसमें अपने पास ये ऐसा कंसेप्ट होता है कि अगर टॉप और बॉटम से 0.011 d टाइम्स रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, तो अपनी जो सेक्शन, द स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन विल बी इंक्रीज बाय 0.7%, ठीक है। और अगर ये तो सर्कुलर के लिए बात हो गई, तो इसका आंसर तो अपने पास क्या हो गया, 0.011 d। लेकिन अगर कभी कभार क्या हुआ, एक और थोड़ा सा कंसेप्ट ले लो कि अगर इस डायगनल सेक्शन में अगर x/9 टाइम ऊपर और नीचे से रिमूव कर दिया जाए तब अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है 5.35%, ठीक है। On to the next question. A beam of overall length L rests on the two simple supports with the equal overhang on both sides. The two equal loads act at the free end. If the deflection at the center of the beam is same as that at the either end, then the length of the overhang is, ठीक है। तो इसमें ये क्या बोल रहा है, ये कुछ ऐसी चीज़ अपन को बनाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। वो बोला कि एक ओवरहैंग बीम है, ठीक है, जिसमें अपन ने एंड्स पे लोड लगा दिया। अब उसने ये कंसेप्ट दिया कि ये जो डिफ्लेक्टेड शेप आएगी, इसमें जो सेंटर का डिफ्लेक्शन और एंड्स का डिफ्लेक्शन होगा वो इक्वल होगा, मतलब डेल्टा ऑफ सेंटर इज इक्वल्स टू डेल्टा एट एंड्स, ठीक है। तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा कंसेप्ट पे लेके चलती हूँ। कंसेप्ट क्या है, ये हमारे डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, जो कि आपको याद करने ही पड़ेंगे। क्या होता है, अगर कोई भी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पे मोमेंट लग रहा है, तो अगर उस पे अगर मैं थीटा एट 1 बोलूँ तो वो कितना होगा, ml डिवाइडेड बाय 6 EI, ठीक है। और अगर थीटा एट 2 बोलूँ तो अपने पास ml डिवाइडेड बाय 3 EI।
इसको ऐसे याद कर लो कि जहाँ पे मोमेंट लगता है ना उस वाले एंगल थोड़ा कम होता है, मतलब 3 वैल्यू आती है उसकी, है ना, और उसके जो अपोजिट साइड होता है उस पर 6 वैल्यू आती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसका और भी डायरेक्ट फॉर्मूले बता रही हूँ मैं। ठीक है, इसमें अगर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बोले तो वो कितना होता है, WL का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9√3 EI। ठीक है, ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, ये सेंटर डिफ्लेक्शन नहीं है। अगर सेंटर का डिफ्लेक्शन बोले तो वो 16 EI होता है, और अगर सेंटर पे थीटा बोले तो वो 24 EI होता है। ठीक है, ये तो था अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूलेज जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। अब अपन आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या किया, मैंने बोला कि ठीक है ये अपने पास ओवरऑल बीम है, अगर मैं ये ओवरहैंग पोर्शन को मोमेंट में कन्वर्ट करती हूँ, लाइक सपोज ये एक ऐसा मोमेंट जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे एक ऐसा मोमेंट जनरेट हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, PA, एंड देन सेम हेयर इसकी वैल्यू भी PA होगी। ठीक है, दैट्स व्हाट आई हैव डन हेयर। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पे PA बना दिया, यहाँ पे BI बना दिया। अब इसमें क्या किया, मैंने इस सेक्शन को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। ठीक है, पहले मैंने इस वाले सेक्शन को माना, इस वाले मोमेंट को माना, एंड देन मैंने इस वाले मोमेंट को माना। ठीक है, तो अगर मैं पहले वाले, तो ये अपने पास इससे और इस वाली चीज़ को ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ को आपस में रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने बोला था कि ये θ1 निकालना है, तो जहाँ पे मोमेंट लग रहा है उससे दूर वाली साइड पे क्या आता है, 6 आता है, और जहाँ पे मोमेंट लग रहा है उससे पास वाली साइड पे 3 आता है। तो अपन को θ8 निकालना है, तो मतलब 6 वाली वैल्यू आएगी। तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया कितना, ML डिवाइडेड बाई 6 EI। ठीक है, तो M क्या है, यहाँ पे मोमेंट है, मोमेंट कितना दे रखा है, PA आ गया। ठीक है, लेंथ अपने पास लेंथ ऑफ द बीम है, सिंस लेंथ ऑफ द बीम यहाँ पे B है तो अपने पास B आ गया, एंड 6 EI तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। सिमिलरली इस वाले केस में क्या हुआ, समझ में आया ना, मैंने इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करा है सीधे सीधे से। तो इस वाले सेक्शन में अपने पास यही वो हो गया, PA हो गया। अब अपन को θ8A निकालना है, यहाँ पे भी A निकाला था, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे क्या निकाला है, यहीं पे मोमेंट निकालना है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 हो गई, दूर वाले पे 6 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ML डिवाइडेड बाई 3 EI, जहाँ पे मोमेंट की वैल्यू कितनी हुई, PA, L की वैल्यू कितनी हुई, B, एंड डिवाइडेड बाई 3I। तो यहाँ पे अपन को टोटल θ8A मिल गया। ठीक है, क्योंकि अपनी बीम कैसी थी, ऐसे थी, यहाँ पे मोमेंट लग रहा है यहाँ पे, तो अपन को दोनों को ऑब्वियसली ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, तो अपने पास आंसर आ गया कितना, PAB डिवाइडेड बाई 2 EI। समझ में आया। ठीक है, अब मैंने एक और चीज़ बताई थी, क्या, डेल्टा एट मिड स्पान। ठीक है, एट द मिड स्पान कितनी बताई थी, ML स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 EI। तो वहीं चलते हैं अपने पास, केस 1 पे चलते हैं। तो केस 1 में अगर मैं इसमें निकालूँ मिड स्पान का डिफ्लेक्शन, तो कितना हुआ, ML स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 EI। अब M की वैल्यू आपको पता है कितनी, PA, L की वैल्यू आपको पता है कितनी, B। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे कर दी, क्या कर दिया मैंने, PA B का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 EI। ये समझ में आया। सिमिलरली इस वाले केस में भी यही चीज़ रहेगी। अगर मैं टोटल डिफ्लेक्शन एट द मिड स्पान बताऊँ तो PA स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 EI, दोनों को सिंपली मैंने ऐड कर दिया। तो ये तो था, मैंने यहाँ पे मोमेंट बना दिया। अब मैं क्या करूँगी, डिफ्लेक्शन एट द एंड से देखो क्या करना है मुझे। एक तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डिफ्लेक्शन इसकी वजह से निकाल दिया क्योंकि डेल्टा एट सेंटर निकालना था। अब मुझे क्या निकालना है, डेल्टा एट एंड, डिफ्लेक्शन एट एंड निकालना है। डिफ्लेक्शन एट एंड किसकी वजह से आएगा, पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं। देखो क्या हुआ, अपने पास ये एक बीम थी, लेट्स सपोज मेरे को इस वाले पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है। तो इस वाले पॉइंट पे अगर मुझे डिफ्लेक्शन निकालना है तो इस वाले पॉइंट पे जैसी लोडिंग है, क्या मैं उसको वैसे का वैसा ही रखूँगी, बिल्कुल रखूँगी। तो मैंने इसको ऐसे रखा। ठीक है, अब मैंने इसको एक मोमेंट बना दिया, तो ये मैंने PA मोमेंट बना दिया। ठीक है, तो मेरी बीम कुछ ऐसी बन गई, मैं आपको दोबारा सही से बताती हूँ। तो मेरी बीम कुछ ऐसे बन गई, लाइक सपोज यहाँ पे मैं डिफ्लेक्शन निकाल रही हूँ, ये मेरे पास लोडिंग आ गई एंड दिस इज़ अपने पास PA बन गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये बीम देखो, सबसे पहले तो ऐसे इस मोमेंट की वजह से ये बीम कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट होगी जहाँ पे कुछ अपने पाउंड का θA आएगा, जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, और ये वाला थीटा इस जहाँ पे आया वही चीज़ θA यहाँ पे भी आएगा, और उस थीटा की वजह से यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्शन आएगा। लेट्स सपोज मैंने उस डिफ्लेक्शन को Δ1 मान लिया। ये तो हुआ इस मोमेंट की कहानी। ठीक है, लेकिन अब और क्या क्या होगा ये बताती हूँ।
देखो ये बना दिया, ये बना दिया, और यहाँ पे ये लोडिंग बना दी। तो ये इस मोमेंट का खेल जो था वो मैंने बता दिया। अब इस लोडिंग की वजह से भी कुछ मोमेंट रिफ्लेक्शन आएगा, तो वो ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, और तो उसका कितना होता है डेल्टा टू। तो बेसिकली अगर मुझे एंड पे डिफ्लेक्शन निकालना है तो दो डिफ्लेक्शन आएंगे, एक तो इस थीटा की वजह से डिफ्लेक्शन आएगा और एक पॉइंट लोड की वजह से डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, तो ये था अपने पूरा कंसेप्ट। तो वही चीज़ मैंने करी, क्या करा, इस बीम को ऐसे कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और मैंने क्या किया, सिंस स्लोप एट स्लोप, अब मैंने ये बताया आपको, क्या बताया था कि थीटा की वजह से आएगा, और थीटा यहाँ पे और यहाँ पे थीटा जो होगा वो सेम रहेगा। और ये वाला थीटा मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, कितना था, ये निकाल चुके हैं अपन, कितना आया था, ये रहा 2EI आया था, PAB डिवाइडेड बाई 2EI। ठीक है, तो ये अपने पास थीटा था, तो ये मैंने निकाल दिया PAB डिवाइडेड बाई 2EI। राइट, ये तो आपको समझ में आया, ड्यू टू स्लोप ड्यू टू द कपल। ठीक है, अब स्लोप ड्यू टू द पॉइंट लोड आपको ऑलरेडी पता होता है। क्या, अगर कोई कैंटिलीवर बीम है, ये आज इसको ऐसा केस मान सकते हैं कि कैंटिलीवर बीम है, तो कैंटिलीवर बीम का अपने पास दोनों फॉर्मूले हमें याद होते हैं। थीटा कितना होता है WL² बाई 2EI, एंड देन डेल्टा कितना होता है WL² डिवाइडेड बाई 3EI, WL का क्यूब डिवाइडेड बाई 3EI। ये अपने पास फॉर्मूले होते हैं। तो ये तो अपने पास एक डायरेक्ट फार्मूला हो गया। ठीक है, तो अपने पास अगर मुझे थीटा की वजह से डिफ्लेक्शन निकालना है तो क्या करूँगी, जैसे कि मानो ये बीम है, इस पे थीटा लग रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे भी थीटा, तो इसकी वजह से डिफ्लेक्शन निकालेंगे, वो थीटा इंटू एल कर देंगे, तो ये डेल्टा मिल जाएगा, डेल्टा 1। ठीक है, वही किया मैंने, क्या मतलब जो थीटा था, थीटा इंटू ए को क्यों किया, क्योंकि एल करना है, और एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए दे रखी है। ठीक है, तो ये अपने पास मैंने कर दिया क्या, थीटा इंटू ए, और ये अपने पास डिफ्लेक्शन ड्यू टू द पॉइंट लोड अपने पास क्या होता है, WL का क्यूब डिवाइडेड बाई 3EI। ठीक है, तो अब मैंने थीटा ऑलरेडी निकाल रखा था, कितना, WAB डिवाइडेड बाई 2EI इंटू ए, और ये WA का क्यूब, ए मतलब समझ में आया, कैंटिलीवर की लेंथ ए है स्पान के। ठीक है, तो WA का क्यूब डिवाइडेड बाई 3EI, इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन हो जाएगी। तो क्वेश्चन में अपन को ऑलरेडी दे रखा है कि डिफ्लेक्शन दोनों का इक्वल है, तो ये वाला डिफ्लेक्शन ऑलरेडी निकाल लिया यहाँ से, और ये वाला डिफ्लेक्शन हमने पहले केस में निकाल दिया था, कहाँ पे, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये रहा PAB का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8EI, ये निकाल चुके हैं। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर देती हूँ, ठीक है, ये दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, ये दोनों को इक्वेट कर दिया, तो एक मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1.5 AB माइनस 0.375 बी का स्क्वायर। ठीक है, वही अपने पास क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने करी, जिससे मुझे क्या मिल गया, एक रिलेशन मिल गया बिटवीन ए एंड बी। अब सिंस लेंथ इज इक्वल्स टू टोटल एल है, तो 2A डिवाइडेड बाई प्लस बी कर सकते हैं, 2A प्लस बी। ठीक है, ये अपने पास आ गया। लेंथ में बता देती हूँ, ये अपने पास टोटल लेंथ है, तो टोटल लेंथ कितनी है अपने पास, 2A प्लस बी इज इक्वल्स टू एल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे करी, ये हो गया, 2AB प्लस बी कर दिया। ठीक है, तो अपने पास, और ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी, तो उससे मुझे क्या मिल गया, 0.1519L। तो अपना आंसर क्या हुआ, अपना आंसर 1519 है, तो उसको 2 लिख देंगे, तो अपना आंसर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बीम ABCD रेस्ट ऑन द सिंपल सपोर्ट्स एट A and B with BC as an overhang. The D is the center of the span AB. If in the first case a concentrated load P acts at C, while in the second case the load P act at D, then ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, एक बीम है ABCD, ठीक है, रेस्ट ऑन द सपोर्ट एट A and the B, A और B पे सपोर्ट कर रही है, और B and C आर ओवरहैंग। ठीक है, नाउ अ D एट द सेंटर, ये D है। ठीक है, तो वो बोल रहा है इन द फर्स्ट केस, पहले केस में क्या हुआ, द कंसंट्रेटेड लोड P, ये P एक्ट एट द पॉइंट C। अगर P अपन को C पे एक्ट कर रहा है, तो जो इसकी वजह से यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा वही सेम होगा जो इसकी वजह से यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा। यही तो अपने पास मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम बोलती है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हुआ, द डिफ्लेक्शन एट द D इन द फर्स्ट केस विल बी इक्वल टू द डिफ्लेक्शन एट द C इन द सेकेंड केस। ठीक है, ये सिंपल एक कंसेप्ट था किसका, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम का। तो अपना आंसर ए हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
The slope at the end of a simple support beam of the span L with the uniformly distributed load W per unit length over the entire span is given by. ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, द स्लोप एट द एंड ऑफ अ सिंपल सपोर्टेड बीम, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है विद ए यूडीएल लग रहा है, ठीक है, तो फिर वो बोल रहा है यहाँ पे स्लोप कितना होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है कितना, WL³ डिवाइडेड बाई 24 EI। अगर आपने डिफ्लेक्शन बोले तो वो अपने पास 5/384 होती है। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं जो कि आपको पता होते हैं, सबको पता होते हैं। तो WL³ डिवाइडेड बाई 24 EI ये अपना आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ऑफ अ यूनिफॉर्मली लोडेड कैंटिलीवर बीम इज 15 mm एंड द स्लोप ऑफ द डिफ्लेक्शन कर्व एट द फ्री एंड इज 0.02 रेडियन, देन द लेंथ ऑफ द बीम इज, ये दे रखा है एक सिंपली सब कैंटिलीवर बीम विद यूडीएल, डिफ्लेक्शन की वैल्यू दे रखी है, स्लोप की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और हमें क्या पता है, हमें ये भी पता है थीटा क्या होता है और डिफ्लेक्शन क्या होता है। लाइक थीटा अपन को पता है कितना, WL³ डिवाइडेड बाई 6 CI एंड द डिफ्लेक्शन इज WL⁴ डिवाइडेड बाई 8 EI। तो जब हम इसको इक्वेट करेंगे, क्या करेंगे, जैसे कि मान ली डिफ्लेक्शन को मैंने मान लिया 15 × 10⁻³ क्यों, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और अपने पास अगर मैं इसको बोलूँ कि अगर L/8 रहने दें, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, ये चीज़ पूरी स्लोप हो जाएगी, तो ये स्लोप की इक्वेशन हो गई। तो L/8 इंटू स्लोप की इक्वेशन डाल दी, ठीक है, तो अपने पास उससे L की वैल्यू आ गई, L = 1 मीटर। तो अपना आंसर क्या हुआ, अपना आंसर B हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सिंपली सपोर्टेड बीम AB ऑफ द लेंथ L कैरीज अ कंसंट्रेटेड लोड P at an intermediate point B. If the slope if the slope at A, मतलब theta at A is equals to 0.75 times at the theta at C, then the length of the portion AB is। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है, तो अपन को उस क्वेश्चन में दे रखा है क्या कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है विद एन इसेंट्रिक लोडिंग है, ठीक है, तो अपने पास क्या हुआ, मैंने इसमें A एंड B मान लिया पॉइंट, हालांकि उसमें क्वेश्चन में यहाँ पे ये वाले पॉइंट को C दे रखा है। बाय द वे अपन लास्ट में करेक्ट कर देंगे, ये एक इंटरमीडिएट पॉइंट है, ये सेंटर पे नहीं है, ठीक है, ये कोई भी एक एज एन इसेंट्रिसिटी पे लग रहा है, लेट इट बी A एंड लेट इट बी B, ठीक है, ठीक है, तो अपने पास हुआ क्या, जब मैंने इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया, इसका ये वाली बीम का विद इन इसेंट्रिक लोडिंग, ये A है, ये B है, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है, कुछ ऐसा, ठीक है, जिसकी ये वाली हाइट क्या होती है, PAB डिवाइडेड बाय L, ये अपन को ऑलरेडी पता है, ठीक है, तो ये मैंने बना दिया। अब अपने क्या बोलता है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बोलता है कि जो थीटा एट A होगा ना, उसकी वजह से क्या होगा, कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, लेट इट बी थीटा एट B, ठीक है। तो अगर अपन को डिफ्लेक्शन एट A निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, ये जो डिफ्लेक्शन निकाला है, ये डिफ्लेक्शन निकालना है, उसको क्या कर सकती हूँ, थीटा इंटू L लिख सकती हूँ, ये थीटा इंटू L वो मुझे डिफ्लेक्शन दे देगा, तो वही चीज़ मैंने कर दी। और ये क्या, ये जो थीटा वैल्यू है वो क्या देता है अपने पास, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बोलता है कि एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इंटू x बार डिवाइडेड बाई EI, ये तो क्या होता है अपने पास, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय L कर दिया, ठीक है, तो अपने पास एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दैट मीन्स इस चीज़ का एरिया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, पहले मैं सबसे पहले निकालती हूँ थीटा एट A, थीटा एट B, ठीक है, तो फ्रॉम थीटा एट B तो अपने पास दो चीज़ें आती हैं। पहली बात तो क्या होता है, ये एक पहला मैंने मान लिया, ये पहले एरिया है, ये दूसरा एरिया है। क्यों ऐसे माना, क्योंकि इन दोनों के CG अलग अलग हैं, और अपना डिफ्लेक्शन निकालने के लिए क्या करना है, A इंटू एक्स बार डिवाइडेड बाई EI करना है। ये बात बिल्कुल ठीक क्लियर कर लेना कि ये एरिया इसका और ये एरिया इसका, ये CG इसका, ये CG इसका, ठीक है, ये अपन को करना है। तो मैंने क्या किया, थीटा एट B निकाल रहे हैं, थीटा एट B, ठीक है, तो डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, इस पॉइंट से लेंगे, ठीक है, ये पता पड़ गया, क्योंकि मैंने बताया था ना ये डिफ्लेक्टेड शेप होगी, तो यहाँ पे थीटा एट A इंटू L करेंगे तो वो अपन का डिफ्लेक्शन थीटा डेल्टा दे देगा, तो वो मैंने एरिया कर दिया, ठीक है। अब मुझे पता है इस वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, दैट मीन्स हाफ हाइट इज PA बाई L, PAB डिवाइडेड बाई L, एंड देन बेस इज A,
राइट ए, ठीक है, एंड इट विल एक्ट एट द सी जी, और ट्राइंगल का सी जी फ्रॉम दिस पॉइंट विल बी 2a/3, और इस पॉइंट से कितना होता है a/3, तो वो मैंने 2a/3 कर दिया। ये तो पूरा सिस्टम था किस वाले, इस वाले एरिया के लिए। अगर मैं इस वाले एरिया के लिए जाती हूँ तो वो कितना होगा, हाफ हाइट विल बी PA/L, ठीक है, इंटू बेस विल बी B, एंड इट विल एक्ट एट, ये बात सही है, ऐसे नहीं लिखना कि ये यहाँ पे एक्ट करेगा, क्योंकि हम इस पॉइंट से निकाल रहे हैं तो वो इस पॉइंट से ही एक्ट करेगा। दैट मीन्स ए तो सीधे सीधे आ गया, और ये क्या हो गया, B/3 हो गया। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे कर दी, तो वो क्या हो गया, A+B/3 हो गया। अब बस उसको सॉल्व करना है, जो कि हमें खुद की मेहनत है। तो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। तो वो क्या, अपने पास हाफ PAB डिवाइडेड बाय L मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया, विल बी 2a² डिवाइडेड बाय 3, एंड इधर से आएगा अपने पास WAB, और ये अपने पास हो जाएगा B² डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो गया, इसमें मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो वो अपने पास हो गया 3ab एंड देन B²। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन को, इस चीज़ को स्प्लिट कर दूं, मतलब 2a² है तो इसको a² लिख सकते हैं, 3ab है तो इसको लिख सकते हैं 2ab एंड प्लस ab एंड दिस इज़ B²। ठीक है, तो इस चीज़, ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया कि देखो a² तो a² आ गया, इसका मैंने ab कॉमन ले लिया, तो अपने पास बची ये वाली चीज़ें, क्या बचा, a² 2ab B²। ठीक है, ये बच गया। अब ये वाली चीज़ आपको कुछ दिख रहा है, ये क्या हुआ, a+b का होल स्क्वायर हो गया, दैट व्हाट्स आई हैव डन। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, अपने पास a मैंने कॉमन ले लिया, तो ये अपने पास a+b आ गया। ठीक है, तो ये पता है। अब अपन को क्या पता है, ये अपने पास स्पान था, ये अपने पास लोडिंग थी, ये अपने पास a था, ये अपने पास b था, एंड दैट विल बी टोटल l था। तो a+b क्या हो गया, l लिख सकते हैं, दैट मीन्स मैंने l² लिख दिया, ये ab l लिख दिया। ठीक है, तो अब मैंने इसमें क्या किया, ab l लिख दिया, अब उसमें से मैंने l/3 कॉमन ले लिया, तो l से l गया तो a+3 आ गया, दैट मीन्स हाफ PAB और दिस इज a+l डिवाइडेड बाय 3 आ गया, दैट विल बी EI थीटा b की वैल्यू अपने पास ये आ गई। सिमिलरली इतना सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, तो उससे सिमेट्री से मतलब ऐसी सेम कैलकुलेशन से हमें पता पड़ जाएगा थीटा एट ए कैसे निकालना है। तो बस कुछ नहीं, वहाँ पे जहाँ पे ए यूज़ किया वहाँ पे बी आ जाएगा, और ये अपने पास ऐसे आ जाएगा। अब क्वेश्चन में गिवन था, क्या गिवन था, थीटा एट ए इज़ इक्वल्स टू 0.75 टाइम्स थीटा एट बी, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी, यहाँ पे लिख दिया। अब अपन ने थीटा एट ए की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, थीटा एट बी की वैल्यू भी निकाल चुके हैं। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने कर दी, तो इससे क्या हुआ, अपने पास PAB/2 गेट कैंसिल, 1/L गेट कैंसिल। ठीक है, तो अपने पास क्या बच गया, P+L डिवाइडेड बाई 3/4 इंटू P+A डिवाइडेड बाई 3। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास A और B के बीच में एक रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, क्या, B इज इक्वल्स टू 2/5L। ठीक है, अब अपन के पास वापस ये जो इक्वेशन मिली, इसको वापस इसमें रखेंगे तो अपने पास L के साथ मिल जाएगा, तो A विल बी 5L डिवाइडेड बाय 7, तो दैट विल बी आवर आंसर। ओके, फ्रॉम दैट हमको आंसर मिल गया 5/7 L। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the deflection at the free end of a uniformly loaded cantilever beam of length 1 मीटर, ठीक है, मतलब एक यूनिफॉर्मली लोडेड है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, उसके डिफ्लेक्शन अपन को 7.5 mm दे रखा है, देन द स्लोप एट द फ्री एंड, और इस थीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये अपन के पास ये हो गया कैंटिलीवर बीम विद UDL, इसमें ये दे रखा है। ठीक है, अब अपन को इसका फॉर्मूला ऑलरेडी बताएं, कितना होता है अपने पास, WL⁴ डिवाइडेड बाय 8EI, तो ये मैंने इसमें ऐसे कर दिया। ठीक है, तो मैंने ये जो इसका ये 4 होता है ना, तो एक L में इधर ले गई, L इधर ले गई, तो सिंस अपने पास ये mm में है, तो ये इसको मैंने, ये मीटर में था 1 मीटर, तो उसको मैंने 1000 कर दिया। ठीक है, तो अपने पास थीटा की वैल्यू हमें पता है WL³ डिवाइडेड बाय 6EI, और ये अपन को ऑलरेडी ये वाली सारा मिल गया है, तो उस चीज़ से हमें आंसर क्या हुआ, 0.01 रेडियन, तो अपना आंसर ए हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A simply supported beam of a circular cross section with a diameter d and the length L carries a concentrated load W at the center of the beam. Then the strength of the beam is proportional to. ठीक है,
एक सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है विद द कंसंट्रेटेड लोड एट द सेंटर, ठीक है, और उसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। देख अपन हमें क्या पता है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू मोमेंट, मोमेंट इज इक्वल्स टू स्ट्रेस इनटू डेल्टा सिग्मा होता है, सेक्शन मॉड्यूलस है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेंथ अपने पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई किसके, सेक्शन मॉड्यूलस के। और सेक्शन मॉड्यूलस क्या होता है अपने पास, आई डिवाइडेड बाय वाई, ठीक है। अब आई अपने पास सर्कुलर सेक्शन का कितना होता है, पाई बाय 64 डी की पावर 4 एंड द वाई विल बी मैक्सिमम डिस्टेंस, दैट विल बी डी बाय 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ गया कि स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी का क्यूब। तो अपना आंसर क्या हुआ, इट विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ कैंटिलीवर बीम कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड फ्रॉम द फिक्स्ड एंड टू द सेंटर ऑफ द बीम। इन द फर्स्ट केस एन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड of the same intensity from center of a beam to the free end in the second case. The ratio of the reflection in the two cases will be. तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ये केस 1 है, ये केस 2 है, ठीक है। ये केस 1 में क्या हो रहा है, कैंटिलीवर बीम विद यूडीएल सेंटर तक लग रहा है। सेंटर कितना दे रखा है वो चीज़ हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, तो फॉर सिंप्लिसिटी मैंने मान लिया कि ये L है सेंटर और ये भी L है, ठीक है। तो दैट मीन्स इसकी टोटल लेंथ 2L है, ठीक है। और सेकंड केस में हमें दे रखा है कि भाई वो सेंटर से लेकर फ्री एंड तक यूडीएल लग रहा है। तो अब वो बोल रहा है कि इन दोनों के डिफ्लेक्शन का रेशियो कितना होगा, ठीक है। ये चीज़ क्वेश्चन में पूछी जा रही है। तो सबसे पहले तो मैं केस 1 लेती हूँ। केस 1 ले लिया तो मैंने आपको बताया था ऐसे वाले केस में डिफ्लेक्शन निकालना है। तो कैसे निकलेगा डिफ्लेक्शन, ये यूडीएल लग रहा है, ये ऐसा शेप आएगा। ये जो चीज़ होती है ना, इस चीज़ की हमें ऑलरेडी वैल्यू पता होती है, कितनी, WL का 4 डिवाइडेड बाई 8EI। दैट मीन्स अपने पास ये θ1 ऑलरेडी नोन है, कितना, 8EI। अब अपन को ये वाला डेल्टा निकालना है। ये वाला डेल्टा कैसे निकलेगा, ये वाला कुछ थीटा वैल्यू होगी इंटू L, वो वाला डेल्टा निकल जाएगा, वो अपने पास टोटल डिफ्लेक्शन होगा एट द फ्री एंड। दैट्स व्हाट आई हैव डन हेयर, ठीक है। तो ये अपन ने मान लिया ये WL की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8EI, ठीक है, और वो अपन के पास थीटा, ठीक है। ये वाली जो बीम है, ये देखो यहाँ पे कुछ थीटा आएगा, ये वाला थीटा, वो कितना है आपको ऑलरेडी पता है, कितना, WL का क्यूब डिवाइडेड बाय 6EI। और सिंस ये वाली लेंथ कितनी है L, तो मैंने L से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अपने पास आ गया 7/12 इंटू WL का पावर 4 डिवाइडेड बाई 2EI। तो ये अपने पास ऐसा आ गया। ये था अपने पास केस 1 की बात। केस 2 की बात करते हैं। तो केस 2 में क्या हुआ, कुछ ऐसा बीम है। अब मैंने इसको इस चीज़ में स्प्लिट कर दिया। कैसे स्प्लिट कर दिया, पहले कैसे मान लिया मैंने, यूडीएल लग रहा है, टोटल पे यूडीएल लग रहा है। और अगर मैंने इसमें से और एक नीचे वाले में केस मान लिया कि उसमें नीचे से लोडिंग लग रही है, ठीक है। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगी कि तो क्या मुझे ये वाली बीम मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि इस चीज़ को MCQ में सॉल्व करना विल बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, तो मैंने फॉर द सिंप्लिसिटी पर्पज़ मैंने ऐसे काम कर लिया। अब सिंस अपन को इसका डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ऑलरेडी पता है, क्या चेंज करना है, बस लेंथ ही तो चेंज करनी है, दैट विल बी 2L। तो WL का 4 डिवाइडेड बाई 8EI, दैट विल बी 2L कर देंगे उसको। ये अपने पास इतनी बात तो आपको पता है, ठीक है। अब उसमें से माइनस कर रहे हैं ये वाली चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ के लिए मैंने क्या किया, डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड आपको पता है कितना, WL की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8EI, ठीक है। और सिंस अपने पास डिफ्लेक्शन, ठीक है, यहाँ का डिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं, सॉरी ये प्लस आएगा, ठीक है। दिस इज WL की पावर 4 डिवाइडेड बाई 6EI। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 4/24। अब सिंस अपने पास दोनों का रेशियो पूछा है, तो वो कितना, यहाँ पे 7/24 आया था, दैट आई हैव डन 7/24, एंड यहाँ पे अपने पास 41/24, दैट आई हैव डन 41/24। तो अपने पास 7/20 आंसर आ गया। तो अपना आंसर क्या हुआ, अपना आंसर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If the length of a simply supported beam carrying a concentrated load at the center is doubled, the deflection at the center will become, ठीक है। मतलब एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है, लेंथ है, वो लेंथ क्या हो गई, 2L हो गई। तो वो बोल रहा है कि डिफ्लेक्शन पे कितना असर पड़ेगा, ठीक है। अब अपन को पता है इसका डिफ्लेक्शन क्या होता है, WL की का क्यूब डिवाइडेड बाय 48EI। डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि ये 2L हो जाएगा, तो 2L का क्यूब डैट मीन्स भी 8 टाइम हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या हुआ, अपना आंसर C हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. दैट्स व्हाट आई हैव डन. A simply supported beam with a rectangular cross section is subjected to the central concentrated load if the width and the depth of the beam is double. ठीक है, पहले मैं इस बारे में बता देती हूँ कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, सेंटर कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है, ठीक है, और क्रॉस सेक्शन ये है. तो वो बोल रहा है अगर इसकी B है और इसकी ये D है डेप्थ, तो अगर वो डबल कर दे, दैट मीन्स 2B एंड दिस इज़ 2D, ठीक है, तो वो बोल रहा है देन द डिफ्लेक्शन एट द सेंटर ऑफ द बीम विल बिकेम. तो डिफ्लेक्शन पे कितना असर पड़ेगा ये मैंने बता दिया आपको, ऐसे हो जाएगा. ठीक है, अब अपन को डिफ्लेक्शन ऑलरेडी पता है WL का क्यूब डिवाइडेड बाय 48 EI. सिंस उसके पास उसने लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा तो लेंथ सेम रही, 48 की वैल्यू 48, ई की वैल्यू ई रहेगी. तो जो भी चेंज आएगा वो किस में आएगा, आई में चेंज आएगा. फर्स्ट केस में बात करते हैं. फर्स्ट केस में क्या हुआ, सिंस स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है तो वो हो गया पी डी का क्यूब डिवाइडेड बाय 12. ठीक है, अब उसने क्या किया, उसके डायमेंशंस को क्या कर दिया, डबल कर दिया. दैट मीन्स बी की जगह 2B हो गया, टी की जगह 2 का क्यूब हो गया, दैट मीन्स 8 आ गया और वो 12 हो गया. तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा 1 विल बी 1/16 आ जाएगा. ठीक है, ये आ गया. तो अपने पास आंसर क्या हुआ, अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन. ठीक है, तो अपने पास 1/16 इंटू 100 कर देंगे तो अपने पास क्या आएगा, 6.25%. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ लैमिनेटेड स्प्रिंग इज़ गिवन एन इनिशियल कर्वेचर बिकॉज. पहले बात करते हैं लैमिनेटेड स्प्रिंग होती क्या है. दिस इज़ अ लैमिनेटेड स्प्रिंग जिसमें क्या होता है, उसकी लेंथ वेरी करी जाती है, हालांकि उसकी थिकनेस ये सेम रहती है. ठीक है, तो अगर वो बोल रहा है कि इसको इतना कुछ कर्वेचर दिया जाता है इनिशियली, क्यों, क्योंकि जब उस पर लोडिंग लगती है, डिज़ाइन लोड लगता है, तो उस पर क्या होता है, कुछ इनिशियल वो डिफ्लेक्शन जितना भी आएगा वो डिज़ाइन लोड से वो क्या हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी. इसलिए यही पर्पज़ होता है कि उसको क्या दिया जाता है, इनिशियल कर्वेचर दिया जाता है. तो अपना आंसर क्या हुआ, द स्प्रिंग विल बिकेम फ्लैट when it is subjected to the design load. तो अपना आंसर C हो गया. थैंक यू.